भारतीय राजनीति में ना एक शब्द है जो सिर्फ एक गाली नहीं है बल्कि एक पूरे राजनीतिक दौर का प्रतीक है, चमचा। तो आज हम काशीराम की किताब द चमचा एज के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक राजनीतिक समझौते ने इस शब्द को जन्म दिया और प्रतिनिधित्व की पूरी लड़ाई का रुख ही मोड़ दिया। तो चलिए सबसे पहले इसी शब्द को पकड़ते हैं जो इस पूरी बहस के केंद्र में है। एक ऐसा शब्द जिसे कांशीराम ने एक बहुत ही शक्तिशाली राजनीतिक हथियार बना दिया था। देखिए, जब कांशीराम चमचा शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो सिर्फ किसी की चापलूसी करने की बात नहीं कर रहे। नहीं, उनके लिए इसका एक बहुत बहुत गहरा राजनीतिक मतलब है। चमचा एक ऐसा प्रतिनिधि है जो दिखता तो अपने समुदाय का है, लेकिन उसकी डोर किसी और के हाथ में होती है और ये डोर हमेशा उसके अपने ही समुदाय के हितों के खिलाफ खींची जाती है। और हाँ, ये डर कोई कांशीराम ने खुद नहीं बनाया था। इसकी जड़ें दशकों पहले डॉक्टर अंबेडकर की इस तीखी चेतावनी में छिपी थीं। अंबेडकर ने यह पहले ही देख लिया था कि कैसे एक चुनावी प्रणाली दलितों के हाथ में एक ऐसी कठपुतली थमा सकती है जिसकी डोर बहुसंख्यकों के हाथ में हो। ये पूरी बहस जो है ना, ये 1930s के दशक में अपने चरम पर पहुंच गई, जब भारत के दो सबसे बड़े नेता अपने अपने विजन के साथ आमने सामने खड़े थे। एक तरफ थे डॉक्टर अंबेडकर और दूसरी तरफ महात्मा गांधी। और ये सिर्फ दो नेताओं का नहीं बल्कि आजादी के दो बिल्कुल अलग अलग मतलबों का टकराव था। डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच का जो मतभेद था वो बहुत ही बुनियादी था। अंबेडकर का मानना था कि दलितों को सच्चा प्रतिनिधित्व तभी मिलेगा जब वो अपने नेता खुद चुने, यानी पृथक निर्वाचक मंडल के जरिए। वहीं दूसरी तरफ गांधी जी को डर था कि इससे हिंदू समाज बढ़ जाएगा। उनके लिए राजनीतिक अधिकार से ज्यादा धार्मिक एकता का सवाल था। और फिर आया साल 1932, जब यह वैचारिक लड़ाई एक नेशनल क्राइसिस बन गई। ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग मान ली, लेकिन इसके जवाब में गांधी जी ने जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। अचानक पूरे देश की नजरें डॉक्टर अंबेडकर पर टिक गईं। सोचिए जरा, उन पर अपनी दशकों की लड़ाई से पीछे हटने और एक राष्ट्रपिता की जान बचाने का कितना बड़ा, कितना अकल्पनीय दबाव रहा होगा। तो इसी दबाव और भावनात्मक उथल-पुथल के बीच एक समझौता हुआ जिसे इतिहास पूना पैक्ट के नाम से जानता है। यह सिर्फ एक दस्तावेज नहीं था, ये वो धुरी थी जिसने भारतीय राजनीति का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इस समझौते ने किया क्या? इसने अंबेडकर की पृथक निर्वाचक मंडल वाली जीत को छीन लिया और उसकी जगह एक बिल्कुल नई और कहीं ज्यादा जटिल व्यवस्था खड़ी कर दी, आरक्षित सीटों वाला संयुक्त निर्वाचक मंडल। तो सवाल ये है कि ये नया सिस्टम काम कैसे करता था? देखिए, ये एक 2 लेवल की प्रक्रिया थी। पहले राउंड में क्या होता था कि सिर्फ दलित वोटर अपने 4 उम्मीदवार चुनते थे। फिर दूसरे राउंड में उन चारों के लिए सभी लोग वोट करते थे, दलित भी और बहुसंख्यक सवर्ण भी। और यहीं पर काशीराम की पूरी थ्योरी का सार छिपा है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, पहले दौर में दलित वोटरों ने उम्मीदवार ए को सबसे ज्यादा, मान लीजिए 50% वोट दिए। वो समुदाय की असली पसंद था। लेकिन अंतिम दौर में जब सबने वोट डाला तो बहुसंख्यक वोटरों ने उम्मीदवार डी को जिता दिया, जिसे अपने ही समुदाय से सिर्फ 10% वोट मिले थे। नतीजा क्या हुआ? समुदाय की असली पसंद हार गई और जीता वो जिसे समुदाय ने लगभग नकार ही दिया था। यही था वो चुनावी जाल। पूना पैक्ट की इसी चुनावी गणित ने, इसी चुनावी जाल ने एक ऐसे प्रतिनिधि को जन्म दिया जो आरक्षित सीट से तो आता था, लेकिन उसकी वफादारी कहीं और होती थी। और बस यहीं से चमचा युग की शुरुआत होती है। यह सवाल ही अपने आप में सब कुछ कह देता है। अगर किसी प्रतिनिधि को जीतने के लिए बहुसंख्यक वर्ग के वोटों की जरूरत पड़े तो वो असल में किसके हितों की सेवा करेगा? अपने समुदाय के या फिर उन ताकतों के जिन्होंने उसे जितवाया है? कांशीराम के मुताबिक इस सिस्टम के जो नतीजे हुए वो बहुत विनाशकारी थे। इसने एक आजाद और जुझारू दलित नेतृत्व को पनपने ही नहीं दिया। इसकी जगह एक ऐसा एलीट क्लास पैदा हुआ जो अपने ही लोगों की जमीनी हकीकत से कट चुका था। और सबसे खतरनाक बात, इसने शोषितों के अंदर से लड़ने और विद्रोह करने की जो आग थी ना, उसे ही बुझा दिया। लेकिन कांशीराम सिर्फ समस्या बताकर रुकने वालों में से नहीं थे। वो एक राजनीतिक रणनीतिकार थे और उन्होंने इस चमचा युग से बाहर निकलने का एक ठोस रास्ता भी दिखाया। उन्होंने सिर्फ बीमारी नहीं बताई बल्कि एक 3 तरफा इलाज भी सुझाया। सामाजिक स्तर पर आत्मसम्मान जगाना, राजनीतिक स्तर पर एक स्वतंत्र शक्ति बनना और सांस्कृतिक स्तर पर अपनी पहचान को मजबूत करना। उनके लिए सच्चा सशक्तिकरण इन तीनों मोर्चों पर एक साथ लड़ने से ही आ सकता था। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है
एक ऐसा सवाल जो आज भी उतना ही बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्या मौजूदा व्यवस्था सच्चे प्रतिनिधित्व का एक साधन है, या ये उसी निर्भरता का एक चक्र है जिसे तोड़ने के लिए ये पूरा संघर्ष शुरू हुआ था? इस पर सोचना हम सब के लिए बहुत जरूरी है।